रब्बिशरह सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम dear students, I am Rabi Zubair, your chemistry teacher, and today I am going to discuss about chapter number 8, intermediate chemistry part 2. Dear students, chapter number 8 is about aliphatic hydrocarbon. Aliphatic hydrocarbon हाइड्रोकार्बन की वो किस्म है जो कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होती है। बेसिकली हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है प्राइमरीली, एक एलिफेटिक और दूसरा साइक्लिक। यानी कि एलिफेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि साइक्लिक नहीं होते बल्कि ओपन चेन होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि ए साइक्लिक होते हैं। उनमें किसी किस्म की रिंग स्ट्रक्चर नहीं होती। वो क्या होंगे, किसी किस्म के सारे कार्बन एटम क्या होंगे, या तो सीरीज़ में होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ब्रांच्ड हो सकते हैं। इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। उसके बाद ओपन चेन हाइड्रोकार्बन यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा गया सैचुरेटेड और दूसरे को कहा गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों, इससे मुतल्लिक एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप उनकी डेफिनेशन करेंगे, मेन डिफरेंस उनकी डेफिनेशन का। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की वैलेंसी क्या हो, फुली सेटिस्फाइड हो। अब इसका मतलब ज़रा समझें, फुली सेटिस्फाइड का मतलब क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी क्या है। किसी भी एटम्स की बॉन्ड बनाने की सलाहियत कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है, यानी कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड फाउंड बाय एन एटम, किसी एटम के कितने बॉन्ड होंगे वो उसी के कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो इसका मतलब जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के चारों बॉन्ड यानी कि चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हों, यहाँ पर एक बात आपको ऐड करता जाऊँ, वैलेंसी शुड बी सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ विद द कर्टसी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सारों के चारों बॉन्ड बन जाएं, तो उस केस में जो हाइड्रोकार्बन बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर इसके अपोजिट अगर बात करें, अगर फर्स्ट अटैम्प्ट का मैंने जिक्र किया यानी कि सिग्मा बॉन्ड के ज़रिए से चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड ना हो सकें, तो यानी कि फुली सेटिस्फाइड ना हो, इज़ नॉट सेटिस्फाइड, वैलेंसी ऑफ कार्बन, इफ एक वैलेंसी ऑफ कार्बन इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द हेल्प ऑफ विद द कर्टसी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो फिर हम ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे। वहाँ पर क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। डिपेंड्स अपॉन कितनी ज़रूरत है। अगर एक पाई बॉन्ड की ज़रूरत है कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो एक पाई बॉन्ड बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 2 पाई बॉन्ड की ज़रूरत होगी टेट्रा वैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे और इनको हम ओवरऑल क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि जहाँ पर सारे के सारे क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो उनको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। यानी कि सैचुरेटेड के केस में सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिंगल, जबकि अनसैचुरेटेड के केस में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल आती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र जहाँ पर भी करें तो हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड आती है अल्केन्स की। अल्केन्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड को भी फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अगर कार्बन की किसी भी साइड से डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की किसी भी साइड से डबल बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड में से कोई एक साइड से कार्बन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड अटैच होगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्काइन। अब आ जाते हैं, हम फर्दर स्पेसिफाई करते हैं अल्केन की डिटेल्ड डिस्कशन की तरफ बढ़े तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अब ये यहाँ से एक और नया शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि अल्केन्स को पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, वाई अल्केन्स आर कॉल्ड, एमसीक्यूज भी आ सकता है, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, उसमें पैराफिन्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, ओलिफिन्स का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जो कि बेसिकली अल्कीन्स को कहा जाता है, या कोई और ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पैराफिन्स को। या फिर वो बता देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन्स, वाई। तो इसकी 2 वजूहात हैं। पहले तो आपके जिक्र करना है, ये आपकी बुक में लिखा गया है कि पैराफिन जो है ये बेसिकली लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, 2 हिस्सों का मजमूआ है, एक पैरा और दूसरा एफिन्स। पैरा का मतलब होता है लेस,
यानी कि कम, और एफिनिटी यानी कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है, रिएक्टिविटी, किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन रखना। तो जितनी अट्रैक्शन कम होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। यानी कि अल्केन्स जो होते हैं वो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं बाकी तमाम हाइड्रोकार्बन की निस्बत। ये तो आपने सिर्फ पैराफिन का मतलब बताया कि ये अल्केन का नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये लेस रिएक्टिव है, तो फिर आपने सिर्फ यहाँ तक बात मुकम्मल नहीं करनी, अपना आंसर यहाँ तक मुकम्मल नहीं करना, बल्कि इसकी वजह भी बतानी है कि लेस रिएक्टिव क्यों है। तो उसकी यहाँ पर दो वजूहत होगी। आपने पहले एक हेडिंग देनी है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम जानते हैं अल्केन्स के अंदर सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिनको हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा इसका जिक्र भी करेंगे, से हेडिंग देने के बाद इसका जिक्र भी करेंगे कि हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हेड टू हेड ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के नतीजे में, बॉन्ड बनने के नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्ड में मौजूद होंगे, यानी कि बॉन्ड पेयर, दैट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। यानी कि दो एटम, कार्बन एटम की बात करें, वो बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ से, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन की तरफ से, वो दोनों कार्बन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, इस तरह हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक ये कार्बन एटम, एक ये कार्बन एटम, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड पेयर है वो बिल्कुल इनके न्यूक्लियाई के दरमियान आ चुका है, जिसको अब तोड़ना मुश्किल हो चुका है, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना मुश्किल हो चुका है। तो इस वजह से हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जो कि आम कंडीशन में अवेलेबल नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल आसानी से नहीं होती, जिस वजह से हम कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो बहुत इनर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी वजह है नॉन पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब कार्बन हाइड्रोजन पोलर नेचर किस वजह से होती है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। पोलर नेचर होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मतलब है इसके अंदर नॉन पोलर नेचर का मतलब ये है कि इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना तो चाहिए क्योंकि दो डिफरेंट एटम है। तो नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इनमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना कम है कि वो ना होने के बराबर है। यानी कि हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.1। तो इसका मतलब है इनका डिफरेंस 0.4 है, जो कि पोलैरिटी इंड्यूस करवाने के काबिल नहीं है, इतना नहीं है कि जिसकी वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हो जाए। तो इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर होने की वजह से हम क्या कहेंगे, रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा, यानी कि अल्केन्स विल बी लीस्ट रिएक्टिव। ये इन दो हेडिंग्स को देखकर आपने इनसे मुतल्लिक थोड़ी थोड़ी बातें डिस्कस भी करनी है, जो कि आपकी बुक की लाइनिंग में लिखी हुई हैं। ज़रा गौर से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद अल्केन से मुतल्लिक इंट्रोडक्शन में आखिरी बात वो है इसका जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला जो है इसका, वो बेसिकली किसी भी चीज़ का जनरल फार्मूला क्या बताता है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद एटम्स के दरमियान रेशो बताता है। यानी कि यहाँ पर अब कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, तो वो अल्केन के जनरल फार्मूला के मुताबिक अगर कार्बन की तादाद n है तो हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी 2n+2। इसका मतलब क्या है, अगर कार्बन की तादाद n है तो हाइड्रोजन की तादाद 2n, यानी कि n का 2 टाइम और उसमें 2 ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं एक कार्बन लेता हूँ, तो एक कार्बन है तो हाइड्रोजन की तादाद उसका 2 टाइम, यानी कि एक का दुगना कितना होगा, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी कि एक कार्बन तो 4 हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन 2 ले लें, C2 ले लें, N2 ले लें, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, n का डबल यानी कि 4, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 6, यानी कि कार्बन 2 होंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 6। इसी तरह कार्बन 3 हो जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3 का डबल 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि C3H8 हो जाएगा। इसी तरह C4 करेंगे, यानी कि 4 कार्बन वाला अल्केन लेंगे तो उसके हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 का 2n यानी कि 8, और उसमें 2 ऐड करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन की तादाद 10 हो जाएगी। इसी तरह 5 कार्बन लेंगे तो हाइड्रोजन की तादाद 5 का डबल 10 और 2 ऐड करेंगे जनरल फार्मूला के मुताबिक तो क्या हो जाएगा 12, यानी कि C5H12। इसी तरह से जनरल फार्मूला के मुताबिक हम तमाम अल्केन्स के जो है फार्मूले बनाते जाएंगे। अब आपको केमिस्ट्री, ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैंग्वेज तो आनी चाहिए। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए मिथ, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं, जनरल फार्मूला अल्केन का फॉलो हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मीथेन। अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ, और जनरल फार्मूला अगर अल्केन का फॉलो कर रहे हैं तो उसे हम इथेन कहेंगे। इसी तरह 3 कार्बन के लिए प्रोप, और जनरल फार्मूला अल्केन का फॉलो कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेन। इस तरह 4 कार्बन से ब्यूटेन, 5 कार्बन से पेंटेन, 6 कार्बन से हेक्सेन, वो आपको आसानी से आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे, बल्कि आप मैट्रिक से ये बातें पढ़ते आ रहे हैं लोअर क्लासेस से भी। उसके बाद
अल्केन्स की फर्दर स्पेसिफिकेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। और अल्केन्स हम जानते हैं क्या कहा है हम इनको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहला हमारे पास अल्केन बनाने का ये है कि हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड वालों को हमने नाम दिया था अल्कीन का, ट्रिपल बॉन्ड वालों को हमने नाम दिया है अल्काइंस का। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम अल्केन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्कीन या अल्काइन से कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपलेस्ट अल्कीन लिखना है और अभी मैं नहीं बता रहा कि यहाँ पर मैंने क्या चेंजिंग लानी है, मैं डायरेक्टली इस 2 कार्बन वाला अल्केन लिखने लगा हूँ। अब आप गौर से देखें तो इन 2 कार्बन में क्या मौजूद है के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, दरमियान में क्या है, डबल बॉन्ड है। जबकि यहाँ पर क्या है, हर कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन मौजूद हैं और दरमियान में सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन इजाफी है एज़ कम्पेयर टू दिस मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसका मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या है, हमने हाइड्रोजन का एक पूरा मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया है। हाइड्रोजन का एक पूरा मॉलिक्यूल क्या करवा दिया है, ऐड करवा दिया है। और बच्चों याद रखिएगा, जब भी किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हाइड्रोजन या कोई भी चीज़ ऐड करवाएंगे तो हमेशा पाई बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे, मैं ज़रा आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को भी क्या करता हूँ, ओपन करके लिख देता हूँ। ये गौर से देखिएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम ने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। और कोवलेंट बॉन्ड में हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का है। तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आएगा इस कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा इस कार्बन के पास। करेंगे क्या, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को कहेगी कि तू अपने पाई बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन वापस ले और मेरे साथ बॉन्ड बना। इसी तरह ये हाइड्रोजन एटम इस बॉन्ड में से अपना इलेक्ट्रॉन साथ लेकर आएगी और इस कार्बन को कहेगी कि उस कार्बन ने तो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया है, तो तू भी पाई बॉन्ड में मौजूद अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले और मेरे साथ बॉन्ड बना। तो इसी वजह से पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और कार्बन का बॉन्ड ख़त्म हो गया तो कार्बन और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे, अब इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब 3 हाइड्रोजन कहाँ से आई, ये हाइड्रोजन ऐड हुई है। और हाइड्रोजन की एडिशन क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन कहलाती है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन या किसी भी चीज़ में हम उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। एक बात तो ये होगी, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, उसके बाद बच्चों याद रखिएगा कि जहाँ पर भी हाइड्रोजिनेशन करवानी है आपने, वहाँ पर हमेशा आपने क्या यूज़ करना है, रेने निकल यूज़ करनी है एज अ कैटलिस्ट। रेने निकल क्यों, निकल मेटल है और रेने निकल वो निकल मेटल है जिसको रेने नामी एक साइंटिस्ट था फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया था। और ना सिर्फ फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया था बल्कि उस निकल को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया था फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हम यहाँ पर रेने निकल यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। एक बात ये मैं कह रहा हूँ, एक जनरल कैटलिस्ट है, हाइड्रोजिनेशन जहाँ पर भी होगी आप क्या यूज़ करेंगे, रेने निकल। और दूसरा हाइड्रोजिनेशन का टेम्परेचर भी जो है वो क्या है, जनरल है, वो तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज में आता है टेम्परेचर इन केस ऑफ ईच हाइड्रोजिनेशन। हाँ, अलबत्ता अगर आप यहाँ पर रेने निकल के बजाय थोड़ा कॉस्टली कैटलिस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो कि तो थोड़ा कॉस्टली होता है वो है प्लाटिनम। तो प्लाटिनम अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर हीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लाटिनम इज़ रेदर मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू निकल। तो प्लाटिनम यूज़ कर सकते हैं, तो आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि प्लाटिनम मोर एक्टिव है। जबकि अगर निकल यूज़ करेंगे जो कमर्शियली आसानी से अवेलेबल है, इकोनॉमिकली आसानी से अवेलेबल है, तो उस केस में आप थोड़ा सा उसको टेम्परेचर यानी कि हीट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, पाई बॉन्ड में ऐड होकर उसको शिफ्ट कर देगी सिग्मा बॉन्ड में। आप एक और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं। अब मैं बार बार ये आपको एडिशन नहीं समझाऊंगा। अब यहाँ पर आपने याद रखना है, एक पाई बॉन्ड में एक मॉलिक्यूल ऐड हुआ है,
एक पाई बॉन्ड में क्या हुआ है, एक मालिक्यूल ऐड हुआ है और सिग्मा बॉन्ड में उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब याद रखिएगा मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर, एक अल्कीन का ले लिया मैंने, अब अल्काइन का मालिक्यूल लेने लगा हूँ। अल्काइन के लिए हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, और हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो चौथा बॉन्ड किसके ज़रिए से सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन के ज़रिए से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ रेनी निकल, और 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। और क्या होगा, यहाँ पर अब कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है, और हमने यहाँ पर बात की कि 1 पाई बॉन्ड के लिए 1 मालिक्यूल चाहिए होगा, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल यहाँ पर ऐड करवाएंगे और दोनों पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ख़त्म। आप चाहे तो अलग-अलग से भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन ऐड करवाएं और इसको इथाइन को कन्वर्ट करें इथीन में, यानी कि इसमें, और इथीन की दोबारा से हाइड्रोजनेशन करवाएं और कन्वर्ट कर दें इथेन में। आप 2 स्टेप में भी करवा सकते हैं, इकट्ठा एक स्टेप में भी दोनों हाइड्रोजन इकट्ठे ऐड करवा कर इसको डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेन में, यानी कि एल्केन में। ये आपका रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और बच्चों याद रखिएगा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को सबसे पहले डिस्कवर किया था 2 साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, एक का नाम था स्बैटियर और दूसरे का नाम था सैंडन, और इसी वजह से इस रिएक्शन को उनके नाम से एसोसिएट कर दिया गया था और रख दिया गया था स्बैटियर एंड सैंडन मेथड या स्बैटियर एंड सैंडन रिएक्शन। तो एक बात यहाँ पर एक और आ गई, ये रिएक्शन में लिखने का मकसद ये है, ये नाम लिखने का मकसद ये है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि हाइड्रोजिनेशन लिखें, ये नहीं बताएगा कि वो आप हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्कीन, वो डायरेक्टली कह सकते हैं व्हाट इज स्बैटियर एंड सैंडन रिएक्शन। तो आपको इस हवाले से भी इसका रिएक्शन का पता होना चाहिए। अब इससे मुतल्लिक एक बहुत अहम बात, हाइड्रोजिनेशन के रिएक्शन की एक बहुत अहम एप्लीकेशन है, वो आप इस ओवरऑल फिनोमेना को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हाइड्रोजिनेशन के ज़रिए से आपने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया है, तो इस फिनोमेना को इस्तेमाल करते हुए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रिएक्शन को, कहाँ पर, ऑयल इंडस्ट्री में। बेसिकली बच्चों याद रखिएगा, ऑयल जो हमारे होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है घी में, उनको कन्वर्ट किया जाता है घी में। बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। अब ऑयल और घी दोनों फैटी एसिड हैं, तो इनमें डिफरेंस किस चीज़ का है, याद रखिएगा ऑयल जो है ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लॉन्ग चेन ऑफ जो कार्बन है, एलिफेटिक कार्बन है, उसके एंड पर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो उसको फैटी एसिड कहते हैं, वो एक अलहदा टॉपिक है। तो जो ऑयल होते हैं उसको वो क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि घी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने जिक्र किया फिनोमेना क्या है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या यूज़ करते हैं, एडिशन, किसकी, हाइड्रोजन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, और हाइड्रोजिनेशन जहाँ पर भी करवाई जाती है हम जानते हैं रेनी निकल यूज़ किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, और टेम्परेचर भी आप वो जनरल लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन आ गई। उसके बाद अल्केन्स को तैयार करने का दूसरा सोर्स है अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन्स। बच्चों अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के 2 तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार आइए देखते हैं। पहला तरीकाकार जो है अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने का वो है रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या है, हम जानते हैं किसी भी चीज़ में से ऑक्सीजन का निकलना या किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ऐड होना। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड में या अल्केन में ऑक्सीजन का तो रोल है कोई नहीं, चाहे अल्केन ले लें, अल्कीन ले लें, अल्काइन ले लें या अल्काइल हैलाइड ले लें, उनमें किसी में ऑक्सीजन का रोल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम रिडक्शन किस हवाले से देखेंगे, या तो हाइड्रोजन के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, और हम जानते हैं हाइड्रोजन की एडिशन क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। बच्चों याद रखिएगा, और इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसकी रिडक्शन करवानी है अल्काइल हैलाइड की, तो उसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो इसकी किसी दूसरे की रिडक्शन करवा दे तो वो चीज़ कहलाती है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर बल्कि ऑर्गेनिक में जो ज़्यादातर और रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास जिंक मेटल। तो आइए यूज़ करते हैं। ये मेरे पास अल्काइल ग्रुप, ये मेरे पास हैलोजन, मैंने क्या लिखा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, और इसको रिएक्ट करवाना है जिंक मेटल यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड। बच्चों याद रखिएगा, मैं यहाँ पर HCl लेने लगा हूँ
इकट्ठा लिखने लगा हूँ। आपकी बुक में इसको अलहदा करके लिखा हुआ है, हाइड्रोजन अलहदा और क्लोराइड अलहदा। आप वैसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई गलती नहीं है। याद रखिएगा, आप बस आपको तरीका समझ आना चाहिए कि जिंक क्या है, मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट है? इसने अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करवानी है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाना है। कैसे ऐड करवाना है? बेसिकली ये हाइड्रोजन कहाँ से निकालता है? एसिड में से निकालता है। एसिड में से हाइड्रोजन कैसे निकालेगा? बेसिकली ये यहाँ से एसिड में से एक क्लोरीन और ये अल्काइल हैलाइड की एक क्लोरीन निकालेगा और फौरी तौर पर क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, और जिंक क्लोराइड का मॉलिक्यूल के रिमूव होने की वजह से यहाँ से ये हाइड्रोजन फ्री हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, जो कि यहाँ पर कहाँ पर ऐड हो जाएगी? यहाँ से ये क्लोरीन निकला है अल्काइल हैलाइड का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब चौथी हाइड्रोजन आ गई और हमारे पास क्या बना? CH4, जो कि एक क्या है? सिंपलेस्ट अल्केन, मशहूर ज़माना मीथेन है। उसके बाद आप अल्काइल हैलाइड से जो अल्केन बनाने का दूसरा तरीकाकार है वो है जी हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस नाम से जाहिर हो रहा है, हाइड्रोजिनेशन हमने जिक्र किया, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजिनो बेसिकली कहाँ से आया? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हमने यहाँ पर क्या करवानी है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन उसके साथ साथ लाइसिस भी होनी है। लाइसिस क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। इसका मतलब इस रिएक्शन में 2 फिनोमेना हो रहे हैं, एक बॉन्ड ब्रेकिंग और उसके साथ साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अलॉन्ग विद बॉन्ड ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। होगा कैसे? हम यहाँ पर बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है कि अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन डायरेक्टली किसके साथ करवा देते हैं? हाइड्रोजन के साथ। डायरेक्टली किसके साथ करवाएंगे? हाइड्रोजन के साथ। आइए देखते हैं। ये हाइड्रोजन, मैं यहाँ पर इसको क्या कर रहा हूँ? ओपन करके लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ओपन करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो कैटलिस्ट कोई इस्तेमाल होना चाहिए जिस तरह यहाँ पर निकल है, लेकिन यहाँ पर चूँकि अनसेचुरेशन नहीं है, ये क्या है? सेचुरेशन है। तो बेसिकली यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्लेडियम कैटलिस्ट होगा और सपोर्टेड होगा किस पर? चारकोल पर। सपोर्टेड होगा चारकोल। यहाँ पर चारकोल भी लिख सकते हैं, चारकोल की बजाय आप डायरेक्ट कार्बन भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या करेगी? इस क्लोरीन को निकाल कर HCl बनाएगी, और जिसकी वजह से इस कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा? क्लोरीन वाला खाली हो जाएगा। इस खाली बॉन्ड पर क्या हो जाएगी? ये दूसरी हाइड्रोजन जाकर ऐड हो जाएगी और हमारे पास क्या बनेगा? CH4 का मॉलिक्यूल। पहले 3 हाइड्रोजन थे उस कार्बन के पास, अब क्या हो गया? चौथा हाइड्रोजन आ गया, यानी कि CH4, यानी कि मीथेन बन गया। ये थे अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के कुछ तरीके। उसके बाद अल्काइल हैलाइड बनाने का तीसरा सोर्स है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। आइए देखते हैं। बच्चों एक तो पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तौर पर पाया जाए, उसने हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इन्हीं को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन बनाने के 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीका है जी डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन आपको पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ में से डी का मतलब क्या है? रिमूव होना। किसका? कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज़ में से कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट होना क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले आप इसकी क्या लिखेंगे? डेफिनेशन। किसकी? डीकार्बोक्सिलेशन, द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप लिख सकते हैं द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म द अल्केन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिल। यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन जिसकी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की भी करेंगे, यहाँ पर हमने उसका क्या लेना है? एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होना चाहिए? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक बात। दूसरी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही हो। इससे ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक भी पाए जाते हैं, जो कि आगे अल्कीन या अल्काइन की तैयारी में इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आप चूँकि अल्केन बनाना चाह रहे हैं जो कि एक कार्बन पर भी मुश्तमिल होता है, तो अल्केन बनाने के लिए हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का भी क्या यूज़ करेंगे? साल्ट यूज़ करेंगे। तो पहले मैं कह लेता हूँ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एक सिंपलेस्ट ले लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। एसिटिक एसिड ले लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये आपके पास क्या है?
कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके साथ मैंने मिथाइल ग्रुप, कोई भी आप जनरल अल्काइल भी लगा सकते हैं, मैंने ये लगा लिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका सबसे पहले मैं क्या बनाना चाहूँगा, साल्ट बनाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले उसको बेसिकली साल्ट को यूज़ करना है। तो मैं पहले इसका क्या बनाऊँगा, साल्ट बनाऊँगा। और एसिड का साल्ट कैसे बनता है, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। तो मैं कोई भी बेस ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ली मैंने बेस, जिसके नतीजे में क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से OH निकला, और क्या बना हमारे पास, वाटर। क्या बना, वाटर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। वाटर के बनने की वजह से, यानी कि वाटर की pH क्या होती है, न्यूट्रल, जिसकी वजह से ओवरऑल सोल्यूशन की pH को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज हो गई है, 7 हो गई है। तो इस रिएक्शन को हमने कहा, नाम दे देते हैं न्यूट्रलाइजेशन। उसके बाद होता क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों याद रखिएगा, ये मैं एक ही दफ़ा बताऊँगा, आपको पता होना चाहिए। ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। मैं यहाँ पर इसको आपकी आसानी के लिए अलहदा करके लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन आयन कब बनता है, हम जानते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि H+ आयन है, तो H+ यानी कि पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक ही है जो कि बॉन्ड में मौजूद है, जो कि कहाँ पर मौजूद है, बॉन्ड में मौजूद है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ से जब जाएगा हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में, और क्या बनाएगा, इसके साथ मिलकर वाटर बनाएगा, तो अपना इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था वो वहीं पर छोड़ जाएगा। और इस बॉन्ड में दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन का इजाफी इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और यहाँ से बेस में से बेसिक रेडिकल यानी कि पॉजिटिव आयन यानी कि सोडियम आयन आएगा, और सोडियम आयन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। ये आपने इकट्ठा लिखना है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। उन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज शो कर भी दें, ना भी करें, एक ही बात है। आपको पता है कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। इसका मतलब ये हमारे पास एसिटिक एसिड का साल्ट क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट। क्या कहलाएगा, सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट को हमने इस्तेमाल करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे इसकी, और क्या बनाएंगे, अल्केन। किस तरह से होगा, आइए देखते हैं। बच्चों याद रखिएगा, डीकार्बोक्सिलेशन जिस भी चीज़ की करवानी है, ख़ास तौर पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की के साल्ट की, तो उसको रिएक्ट करवाएंगे हम किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या है, सोडा लाइम आपकी बुक में लिखा गया है, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ से होगा रिएक्शन। ये मैं सोडियम एसीटेट लिखता हूँ, यानी कि एसिटिक एसिड का साल्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको मैं रिएक्ट करवाऊँगा किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। तो अभी मैंने कहा सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये दोनों चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं, सोडा लाइम। तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन शो करता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन शो नहीं करता। किस तरह से, ज़रा गौर से देखिएगा। हमने क्या रिमूव करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल पड़ा, ये गौर से देखें। तो इसका मतलब जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो इसका अगले का हिस्सा सारे का सारा क्या हो जाएगा, जहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि सोडियम भी साथ चला जाएगा। और जहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से कौन सा हिस्सा रिमूव होगा, सोडियम और ऑक्सीजन वाला हिस्सा यहाँ से रिमूव होगा, और इसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, गौर से देखना है। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड में से ये सोडियम और ऑक्सीजन का हिस्सा, और जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला और उसकी वजह से अगला सोडियम भी यहाँ से निकल गया, इस सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये देखें, एक सोडियम एटम, ये दूसरा सोडियम, तो क्या बनाएगा, Na2 हो गया। अब ये कार्बन जो निकली, एक कार्बन है, और 1 2 और ये 3 ऑक्सीजन क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट बना। यहाँ से क्या बना, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल निकला। और यहाँ से ये देखें, ये कार्बन और ये कार्बन, इनका जैसे ही बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन का बॉन्ड क्या हो गया, एक खाली हो गया, यानी कि CH3 बच गया, एक बॉन्ड खाली हुआ, जिसमें क्या चीज़ ऐड हो गई, ये एक हाइड्रोजन पड़ी, वो इस कार्बन में जाकर जैसे ही ऐड होगी क्या बनेगा हमारे पास, पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब चौथा हाइड्रोजन भी आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, सिंपलेस्ट अल्केन जो कि मीथेन है। अच्छा बच्चों याद रखिएगा, इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया है वो कितने कार्बन वाला था, 2 कार्बन वाला था, और जो अल्केन बनाया है वो कितने कार्बन वाला है, 1 कार्बन वाला। यानी कि इस रिएक्शन को इस्तेमाल करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कार्बन की तादाद कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में 1 कम हो। यानी कि अगर आप यहाँ पर 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड यूज़ करते हैं, ये तो एथेनोइक है, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, आप इस एथेनोइक की बजाय
प्रोपेनोइक एसिड यूज़ करें 3 कार्बन वाला, तो आपके पास अल्केन कौन सा बनेगा? 2 कार्बन वाला, यानी कि इथेन। आप ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन वाला एसिड यूज़ करते हैं तो 1 कार्बन निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो 3 कार्बन रह गए, तो हमारे पास प्रोपेन बनेगा। आप 5 कार्बन वाला यूज़ करते हैं एसिड, तो 1 कार्बन निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, 4 कार्बन रह गए, तो 4 कार्बन वाला अल्केन कौन सा बनेगा? ब्यूटेन बनेगा। ये तरीकाकार है। ये जो रिएक्शन है ये आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। तो आपने एसिटिक एसिड का पहले साल्ट बनाना है बाय रिएक्टिंग इट विद बेस, और उसका साल्ट बनेगा। साल्ट को आप क्या करवाएंगे? सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवा के उसकी डिकार्बोक्सिलेशन करवा कर मीथेन में कन्वर्ट करवा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाने का दूसरा तरीकाकार और बहुत ही अहम और मशहूर ज़माना मेथड वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था कोल्ब नामी साइंटिस्ट ने। इस वजह से उसको नाम रख दिया गया रिएक्शन का कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए देखते हैं। जी, तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हम क्या यूज़ करेंगे? इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होना चाहिए? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसकी लाइसिस करवाएंगे, और होना चाहिए सोल्यूशन में, तो वाटर की मौजूदगी में। तो आइए देखते हैं किस तरह से। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसका साल्ट लिखने लगा हूँ, CH3COO। बच्चों याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर जो भी इस केस में कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में जो भी एसिड का साल्ट यूज़ करेंगे उसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगी, मैकेनिज्म में आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं अभी इसके 2 मॉलिक्यूल लिखने लगा हूँ। 2 मॉलिक्यूल जैसे ही लिखे, यहाँ से ये एक क्या निकला? ये 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। ये एक सोडियम एसीटेट में से निकला, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में से निकला, तो हमने कितने लिए? 2 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे। इसी तरह अब ये 1 सोडियम है 1 में मॉलिक्यूल में, तो 2 मॉलिक्यूल में 2 सोडियम होंगे। यहाँ से इसको 2 हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए होंगे, तो हम वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर क्या बनाएगा? ये 2 सोडियम एटम 2NaOH बनाएगा। क्या बनाएगा? 2NaOH। और ये 2 हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। और हमारे पास अब क्या बचा है? ये सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप बचे हैं जो आपस में मिलकर क्या बना देंगे? यानी कि ये CH3 एक मिथाइल, और दूसरे मॉलिक्यूल में से आने वाला मिथाइल ग्रुप क्या बना देगा? आपस में अटैच होकर, ये देखें, आप देख सकते हैं ये 2 कार्बन वाला अल्केन है, यानी कि इथेन बन चुका है। ये चीज़ें कैसे बनी हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हम आइए मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जनरल स्टेप हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम सोडियम एसीटेट की क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करेंगे वो टूट जाएगा 2 अपोजिट हिस्सों में। कौन कौन से? हम जानते हैं साल्ट है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पर मुश्तमिल होगा, तो यानी कि पॉजिटिव आयन अलग हो जाएगा और नेगेटिव हिस्सा अलग हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। वो नेगेटिव Na पॉजिटिव 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम। ये अब हमारे पास ये नेगेटिव हिस्सा अलग, पॉजिटिव हिस्सा यानी कि 2 सोडियम आयन अलग, 2 सोडियम आयन और 2 ही एसीटेट आयन। अब ऑक्सीजन पर आपने याद रखना है नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया था? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पर छोड़ कर गया था, यानी कि नेगेटिव चार्ज का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक उसका अपना, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आगे इस्तेमाल होनी है। अच्छा, अब हमारे पास 2 आयन बन चुके हैं, एक पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन और एक नेगेटिव आयन यानी कि एनाइन। अब हम जानते हैं हम चूँकि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एक बाकायदा तौर पर एक सेल यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, एक को एनोड कहते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड को कैथोड और एनोड क्यों कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनाइंस ट्रैवल करें, आपके क्या ट्रैवल करें? मूव करें किसकी तरफ? ऐसे इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ नेगेटिव आयन यानी कि एनाइन ट्रैवल करें, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड। तो एनोड जो है, एनोड का एन जो आया एनाइन से और ODE आया इलेक्ट्रोड से, कंबाइंड हम इसको क्या कहेंगे? एनोड। ये एन आया एन से, यानी कि इसकी तरफ कौन ट्रैवल करते हैं? एनाइन।
और ओड आया इलेक्ट्रोड से, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनाइन यानी कि नेगेटिव आयन ट्रैवल करें उसे हम क्या कहेंगे, एनोड। अब एनोड की तरफ हमारे यहाँ पर नेगेटिव आयन कौन से हैं, एसीटेट आयन है, तो जो एसीटेट आयन ट्रैवल करेंगे, एसीटेट आयन। अब एसीटेट, अब इसका मतलब नेगेटिव आयन ट्रैवल कर रहे हैं एनोड पर, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इजाफी इलेक्ट्रॉन है। ये इजाफी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड अपने पॉजिटिव चार्ज के ज़रिए से यहाँ पर से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का किसी भी चीज़ में से निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एनोड पर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये बातें आपने लिखनी है स्टेटमेंट की फॉर्म में कि एसीटेट आइन विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो विल हेंस दे विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन एट एनोड। और उसके बाद आप इसका क्या लिखेंगे, रिएक्शन, जिसमें एसीटेट आइन क्या हुआ, ट्रैवल किया किसकी जानिब, एनोड की जानिब, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। हमारे पास क्या है, 2 एसीटेट आइन है, तो मैं यहाँ पर 2 एसीटेट आइन लिखूँगा। एक एसीटेट आइन से एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। अच्छा, और साथ में इसका अपना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ही रहेगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, जी कार्बन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और इस पर अपना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सिर्फ इजाफी इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन छोड़ कर गई थी वो रिमूव हुआ है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, यानी कि आप सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या है, ऑड है, तो उससे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसीटेट आइन नहीं कहलाएगा, बल्कि क्या कहलाएगा, एसीटेट रेडिकल कहलाएगा, ये फ्री रेडिकल। अच्छा, फर्दर यहाँ पर फ्री रेडिकल चूँकि बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से स्टेबल होने की कोशिश करेगा, और जहाँ से क्या करेगा, थोड़ी सी चेंजिंग करेगा। मैं इसको दोबारा लिखने लगा, यहाँ से क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। क्या होगी, डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब गौर से देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मैं आपको समझाने के लिए ओपन करके लिखने लगा हूँ। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, इस यहाँ के हिसाब से, वैसे तो लीनियर होती है, मैं यहाँ के हिसाब से इस लिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझा सकूँ। ये देखें, यहाँ से कार्बन निकला, ये कार्बन, ये डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये ऊपर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो थी वो पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया, कार्बन ने दिया, ताकि उस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना सके। कहाँ से आया, कार्बन ने क्या किया, पिछली कार्बन के साथ अपना ये बॉन्ड तोड़ दिया, अपना ताल्लुक उस कार्बन से तोड़ा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया, और इस ऑक्सीजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना दिया, ये ले ये नया डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि पाई बॉन्ड बन गया। यानी कि इस एक एसीटेट रेडिकल में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, तो हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, जो कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख दिए हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसके साथ साथ क्या बचा है, 2 मिथाइल ग्रुप। क्या बचे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप, जिसमें हर मिथाइल के एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी कि मैं यहाँ पर इसको एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर लिखता हूँ CH3, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3, और दूसरा मिथाइल ग्रुप मैं अलग करके लिखता हूँ, ये CH3, उसमें भी कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये दोनों कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि मिथाइल रेडिकल होगा। क्या होगा, मिथाइल रेडिकल, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दरमियान मिलाएंगे, आपस में शेयर करेंगे, और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लें जी, यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और इसे हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे, अल्केन। ये कौन सा अल्केन है, इथेन है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा अल्केन बना है, अब देख सकते हैं, ये जो भी एसिड यूज़ करेंगे उसका जो अल्काइल ग्रुप होगा, उसका जो क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, वो अल्काइल ग्रुप में मौजूद कार्बन एटम्स की क्या हो जाएगी, डबलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबलिंग। यानी कि अगर आप इस अल्काइल ग्रुप में क्या रखते हैं, इथाइल ग्रुप, कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप, तो उसकी डबलिंग होने के नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, 4 कार्बन वाला अल्केन। 3 कार्बन रखेंगे तो क्या बनेगा, 6 कार्बन वाला अल्केन, यानी कि हेक्सेन बनेगा। 4 कार्बन वाला रखेंगे तो 8 कार्बन वाला अल्केन, यानी कि ऑक्टेन बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ से आगे रिमूव हो जाएगा। यानी कि इस अल्काइल ग्रुप की बेस पर हमने डिसाइड करना है कि आगे अल्केन कौन सा बनना है। तो इसका मतलब इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम थोड़ा पहले वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के सोर्स वाले मेथड से कंपैरेटिवली डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर वही एसिटिक एसिड था, लेकिन उस एसिटिक एसिड के नतीजे में क्या बना है, इथेन, जबकि यहाँ पर वही एसिटिक एसिड था, उसके नतीजे में क्या बना है, मीथेन। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर आप एसिटिक एसिड को इथेन में ही कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा,
अभी तक हमारा मैकेनिज्म मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तक हमारा एनोड पर रिएक्शन मुकम्मल हुआ है। तो दूसरा रिएक्शन क्या होगा कैथोड पर, जल्दी से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। अब कैथोड पर होना तो ये चाहिए कि कैटाइंस ट्रैवल करें, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर कैटाइन ट्रैवल करें उसे हम कैथोड कहते हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं ना, ये फौरी तौर पर बैरूनी एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर ट्रैवल करते हैं, और कैथोड पर जैसे ही पहुँचते हैं वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल पर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और ये वाटर मॉलिक्यूल, अब हम वाटर मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे और इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइड्रोजन अलग और OH क्या होगा, ऑक्सीजन पर अपना इलेक्ट्रॉन अलग। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास। ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ऐड हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा, इजाफी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल पर अटैक करेंगे, 2 हाइड्रोजन के रेडिकल बनेंगे और 2 हाइड्रोक्साइड बॉन्ड बनेंगे। ये 2 हाइड्रोजन के रेडिकल आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिखने लगा हूँ। ये मैंने सारा आपको समझाने के लिए किया है। यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2, जो कि हमारे पास ये मौजूद है। ये इथेन भी हम बना चुके हैं। अब ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन, हम जानते हैं पहले ही स्टेप में 2 सोडियम आयन भी जनरेट हुए थे, जो कि इन 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर क्या बना देंगे, बेस बना देंगे, 2NaOH। ये आपकी तमाम प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, बेस, हाइड्रोजन गैस और अल्केन आप बना चुके हैं विद दी हेल्प, एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस दौरान कि कैसे बने हैं। अच्छा, इस रिएक्शन से मुतालिक ये तो है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, कि लॉन्ग क्वेश्चन में वो कहे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन यूजिंग कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत अहम एक आता है कि इस रिएक्शन की एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि एक तो आप इस रिएक्शन को इस्तेमाल करके सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्केन बना सकते हैं जिनमें कार्बन की तादाद क्या है, इवन नंबर है। यानी कि यहाँ पर अगर 1 कार्बन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 आएंगे, 2 कार्बन वाला अल्केन। यहाँ पर आप 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे तो आपके पास 4 वाला अब बनेगा अल्केन। 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप यूज़ करेंगे तो आपके पास 6 वाला अल्केन बनेगा, 6 कार्बन वाला, यानी कि हेक्सेन। यानी कि इक्वल नंबर, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से मुराद ये है कि उनको दरमियान में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है 2 बराबर हिस्सों में। तो ऐसे अल्केन को हम सिमेट्रिकल अल्केन भी कहते हैं। तो बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि ओनली सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि इस मेथड से हम मीथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते, इस मेथड से हम प्रोपेन नहीं प्रिपेयर कर सकते, इस मेथड से हम पेंटेन नहीं प्रिपेयर कर सकते। ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि इस रिएक्शन में हमारी मतलूबा प्रोडक्ट क्या है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ये एक अल्केन है, ये बेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हाइड्रोजन, ये सारी की सारी क्या है, साइड प्रोडक्ट्स हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। ये 2 इसकी लिमिटेशन है। एक, आप सिमेट्रिकल, ओनली सिमेट्रिकल अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड, एंड मीथेन एंड प्रोपेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड दिस मेथड। एंड अदर वन इज लिमिटेशन इज कि देयर आर नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट formed during this reaction due to which separation of pure product is becomes difficult। अब ये ऐड कर सकते हैं लिमिटेशन के तौर पर। ये थे कार्बोक्सिलिक एसिड को इस्तेमाल करके अल्केन बनाने के तरीक़ाकार। उसके बाद आपका जो अल्केन बनाने का तरीक़ाकार है वो है फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन से अल्केन बनाने का तरीक़ाकार 2 तरीक़ाकार हैं जिनको एसोसिएट किया जाता है साइंटिस्ट के नेम से। और बच्चों याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन हम कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन, विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूँ, एक स्कीम आपके जहन में डाल दूँ कि याद रखिएगा अल्केन की ये पूरी ऑर्गेनिक में स्कीम आपके काम आएगी। क्या याद रखिएगा, अल्केन की जब ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो हम उससे क्या हासिल कर सकते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो दैट में बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, दैट में बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब ये आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप इसको रिवर्स कर दें,
कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप रिएक्शन रिवर्स करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन करेंगे, तो वो रिवर्स हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पिछले स्पीशी में यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन को रिवर्स करेंगे, यानी कि ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अल्कोहल की रिडक्शन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिवर्स होकर वापस अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनाना चाह रहे हैं, वापस जाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन के लिए हमने दो मेथड हैं। एक मेथड वो भी साइंटिस्ट के नाम से, दोनों मेथड साइंटिस्ट के नाम से। एक को हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है। क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में देखते हैं जी। क्लेमेंसन रिडक्शन का तो आपको आइडिया होना चाहिए कि रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं क्या होता है। अब क्लेमेंसन रिडक्शन बच्चों याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। आप चाहे तो बुक को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर क्लेमेंसन में सिर्फ और सिर्फ कीटोन को यूज़ किया गया है, तो आप सिर्फ कीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इनका ये होता है कि क्लेमेंसन के केस में रीजेंट यानी कि कैटलिस्ट डिफरेंट होता है, और वॉल्फ-किश्नर के केस में भी रीजेंट और कैटलिस्ट डिफरेंट होता है। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन आप अपनी मर्जी के इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों में। अगर बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो क्लेमेंसन में सिर्फ और सिर्फ कीटोन यूज़ की गई है, जबकि वॉल्फ-किश्नर के केस में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड यूज़ की गई है। तो इस बारे में परेशान नहीं होना, दोनों के केस में कीटोन हो सकते हैं, एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, जो मर्जी करें। मैं यहाँ पर कीटोन को ही यूज़ करूँगा। कीटोन के लिए हम जानते हैं कंडीशन ये होती है कि कार्बोनाइल कार्बन जो है, ये कार्बोनाइल कार्बन के दो बॉन्ड जो खाली हैं उनके साथ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हो। ये एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो इन कार्बन के बॉन्ड पूरे करें, 3 बॉन्ड पूरे होंगे, ये CH3, और यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड ये CH3। तो इसे हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट कीटोन है। क्या है? सिंपलेस्ट कीटोन, जिसे एसीटोन भी कहा जाता है, जो कि कॉमन नेम है, और प्रोपेनोन इसका आयुर्वेदिक नेम है। इसकी रिडक्शन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा, यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा क्लेमेंसन के केस में, वो होगा जिंक का अमलगम। और बच्चों याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का अमलगम बनाना है तो उसको हम मिक्स कर देंगे मरकरी के साथ। किसके साथ मिक्स कर देंगे? मरकरी। अब जिंक का अमलगम बनाना है, जिंक अमलगम बनाना है तो जिंक को मिक्स कर देंगे मरकरी के साथ। और हम जानते हैं जिंक को हम पहले भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया था अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। ये देखें अल्काइल हैलाइड से, तो यहाँ पर भी जिंक को प्रिपेयर किया था और साथ में क्या यूज़ किया था? एसिड भी यूज़ किया था। तो यहाँ पर भी जिंक अमलगम चाहे हो तो एसिड फिर भी इस्तेमाल होगा, HCl। जिंक क्या करेगा? HCl की मदद से यहाँ पर इसको क्या प्रोवाइड करेगा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, जो कि मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ H की फॉर्म में, एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब ये हाइड्रोजन करता क्या है? बेसिकली हाइड्रोजन करता ये है कि ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करवा। ये आपकी आसानी के लिए हिंट्स बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह से रिएक्शन होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेगा और क्या बना देगा? वाटर बना देगा। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। अब गौर से देख रहे हैं कितने हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं। ये यहाँ पर वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को निकालेंगे और क्या बना देंगे? वाटर बनाएंगे। अब यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, यानी कि कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए। कार्बन के क्या हो गए? 2 बॉन्ड खाली। तो हर बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन आइटम आएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन आइटम मजीद आएंगे। 2 ये इस्तेमाल हुए, 2 मजीद हाइड्रोजन आइटम आएंगे, यानी कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आइटम इस्तेमाल होंगे। और जो कि जिनमें से 2 वाटर बनाने में इस्तेमाल हुए, 2 कहाँ पर हुए? ये जो 2 कार्बन के बॉन्ड ऑक्सीजन के निकलने की वजह से खाली हुए यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और हमारे पास क्या बनेगा? ये CH3 ये वाला, और ये कार्बन, ले जी ये कार्बन, इस पर ये जो 2 बॉन्ड खाली हुए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ले जी CH2, और ये अगले वाला CH3। तो हमारे पास ये क्या बना है? एक 3 कार्बन वाला अल्केन, यानी कि प्रोपेन बना है। इसी तरह आप दूसरा इस पार्ट का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो दूसरा हिस्सा है वो आप यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन बिल्कुल उसी तरह से आप एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, उसको रिड्यूस करवाएं। अब रिडक्शन वॉल्फ-किश्नर के केस में थोड़ा उसका कैटलिस्ट यानी कि रिएजेंट डिफरेंट है, बस और किसी चीज़ का फ़र्क नहीं है। यहाँ पर आप एल्डिहाइड लेंगे, बुक को फॉलो अगर करना चाहें तो एल्डिहाइड लें। मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ। इसको भी रिडक्शन करवानी है तो यहाँ पर इस्तेमाल होती है रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट, वो है हाइड्राजीन। वो क्या है? हाइड्राजीन। और हाइड्राजीन का आपको फार्मूला आना चाहिए N2H4। क्या होता है?
N2H4। और हाइड्रोजन जब आप जो इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए साथ में एसिड नहीं बल्कि क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी, फ्रेशली प्रिपेयर्ड यानी कि एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगी। हाइड्रोजन बिल्कुल उसी तरह से ये यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम को निकालेगी और क्या बना देगी, वाटर। और यहाँ पर ऑक्सीजन के निकलने की वजह से कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी कि H3C, ये इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएंगे CH2, और एक हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी था यानी कि ये CH3, ये तीसरा हाइड्रोजन एटम भी इसी कार्बन के साथ है, ये इस कार्बन के साथ, यानी कि इस केस में हमारे पास क्या बना है, अल्केन बना है। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड था तो 2 कार्बन वाला अल्केन यानी कि इथीन बना है। तो इस रिएक्शन को भी इस्तेमाल करके आप अल्केन बना सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी आ सकता है, वो कह सकता है हाउ कैन यू प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे तो अल्केन बनेगा। तो रिड्यूस करवाने के मेथड वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन ने दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास ये 2 रिएक्शन है, या फिर वो डायरेक्टली बता देता है कि व्हाट इज़ क्लेमेंसन एंड वोल्फ किश्नर रिडक्शन। तो आप डायरेक्टली बताएंगे कि क्लेमेंसन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन किसकी करवाई गई थी, एल्डिहाइड और कीटोन की करवाई गई थी, और उनको रिड्यूस करवा कर कन्वर्ट करवा दिया गया था अल्केन में। अच्छा, उसके बाद अल्केन को तैयार बनाने का आखिरी तरीकाकार है वो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। बच्चों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में आप जानते तो होंगे। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक रीजेंट बनाया था और उसकी नेचर क्या थी, जनरल फार्मूला क्या था, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। यानी कि हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है हम जानते हैं, किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें। मैं क्या लेता हूँ, मीथेन लेता हूँ, 4 बॉन्ड हैं। मीथेन का मतलब क्या है, एक कार्बन के 4 बॉन्ड है, चारों के साथ हाइड्रोजन है। 4 में से मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ, 3 रह गए बकिया। एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद किसी भी अल्केन में से, स्पेसिफिकली किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो जो नई चीज़ बनती है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्काइल। अब मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकालिए तो उसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल। मीथेन से मिथ और अल्काइल का आइल आएगा कि क्या बन जाएगा, मिथाइल। अब ये जो बॉन्ड खाली है यहाँ पर अगर मैग्नीशियम अटैच कर दिया जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, ये मैग्नीशियम मेटल है, और मैग्नीशियम का जो दूसरा बॉन्ड है वो उसके साथ हम हैलोजन अटैच कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड। और हैलाइड में अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो आप कोई भी लगा सकते हैं। कोशिश किया करें क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएं, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कर देता है, तो फ्लोरीन तो आप लगा नहीं सकते। कोशिश करें क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएं, क्लोरीन या ब्रोमीन लगाएं। अब बच्चों याद रखिएगा, मैग्नीशियम आप जानते हैं क्या है, मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, दूसरे ग्रुप से बिलोंग करती है, प्योरली मेटल है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है उनमें। तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की एबिलिटी होती है। तो मैं अपेरेंटली यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम पर क्या लगा देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से इसके साथ वाली कार्बन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ये अल्काइल की कार्बन क्या हो जाती है, नेगेटिव इन करैक्टर हो जाती है। हम जब इसको अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ, किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में। ये इसकी खसूसियत है। कैसे, हम जानते हैं ये अल्काइल ग्रुप की कार्बन जो है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये दूसरे मालिक्यूल यानी कि वाटर हमने लिया, वाटर मालिक्यूल में कहाँ पर अटैक करेगी, पॉजिटिव पार्ट पर। कहाँ पर अटैक करेगी, कार्बन नेगेटिव है, यहाँ पर ये ढूंढेगी क्योंकि मुझे कोई पॉजिटिव हिस्सा मिले, तो पॉजिटिव हिस्सा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन कहाँ पर अटैक करेगी, इस हाइड्रोजन पर। और अटैक करने से मुराद है कि इसके साथ बॉन्ड बनाना चाह रही है, तो बॉन्ड बनाएगी। और बच्चों याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो भी रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में होता है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट, या नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ईथर को। क्या यूज़ कर सकते हैं, ईथर को। जहाँ पर भी यूज़ करेंगे उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज़ करेंगे आप सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, नॉन पोलर कोई भी, जहाँ पर ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया ईथर। तो कार्बन जैसे ही हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, इसका बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इसके पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, चौथा हाइड्रोजन आएगा तो क्या बन जाएगा, CH4। तो इसका मतलब ये मैग्नीशियम यहाँ से क्या हो जाएगा, अलहदा, और मैग्नीशियम अलहदा होगा तो इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम इज ऑलरेडी एक ब्रोमीन अटैच है, और ये OH आएगा
तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। और बेसिकली आप क्या बना चुके हैं, ग्रिग्नर रीजन को अल्केन में कन्वर्ट करवा चुके हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।